नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार पुनः सेशन हम लोग शुरू करते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण व्याख्या और एक मज़ेदार ढंग से हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या और कैसे प्रश्न हैं और किस तरह से वो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी जैसी भी प्रतिक्रिया है वो आप प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है ये भारत भारतीयों के लिए है। ये घोषणा करने वाला समाज सुधारक कौन है? एक कथन दिया गया है भारत भारतीयों के लिए है। ये घोषणा करने वाला समाज सुधारक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ही ये घोषणा करते हैं कि भारत भारतीयों के लिए है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो दयानंद सरस्वती है। अब दयानंद सरस्वती के संदर्भ में एक चीज आपको ध्यान रखनी कि इनको कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये चीज़ तो हम लोग रट लेते हैं, लेकिन अब ये जानते हैं कि भारत का मार्टिन लूथर कहा क्यों जाता है। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट ये दे रहे हैं भारत भारतीयों के लिए है, इसी तरह का स्टेटमेंट इससे पहले दिया था मार्टिन लूथर ने कि जर्मनी जर्मनों के लिए है। तो मार्टिन लूथर ने जर्मनी के लिए ये स्टेटमेंट दिया था कि जर्मनी जर्मनों के लिए है, और उसी तरह का स्टेटमेंट जब दयानंद सरस्वती दे रहे हैं कि भारत भारतीयों के लिए है, इसी आधार पर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, भारत भारतीयों के लिए। ये कहने वाले जो समाज सुधारक हैं वो हैं दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं। आप यहाँ पर बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें क्या देखना है, जो अपनी रचना के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है मेरे सपनों का भारत, गांधी, सही सुमेलित है। रिबेट्स ऑफ न्यू पार्टी, तिलक, ये भी सही सुमेलित है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, लाला लाजपत राय, ये भी सही है। गांधी माय मदर, ये गलत है। इसके जो रचनाकार हैं वो है मनुबेन। तो इसकी रचना की है मनुबेन ने, ना कि अनसुयाबेन ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, गांधी माय मदर, और इसकी रचना किसने की है? मनुबेन ने की है। बाकी मेरे सपनों का भारत गांधी ने लिखी। गांधी की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। और रिबेट्स ऑफ न्यू पार्टी तिलक की है। साथ ही साथ द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये तिलक की पुस्तक है। गीता रहस्य तिलक की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। लाला लाजपत राय की ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स और साथ ही साथ यंग इंडिया पुस्तक भी लाला लाजपत राय ने लिखी है। और गांधी माय मदर, ये मनुबेन की पुस्तक है, ना कि अनसुयाबेन की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, गांधी माय मदर, रिटन बाय मनुबेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी? क्या पूछा जा रहा है, कब लिखी? कब लिखी या हो कि कब प्रकाशित की गई, तो एक ही आपका जवाब होगा। तो ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी 1901 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 1901 में। लेकिन यहाँ पर ये जितने भी वर्ष आपको दिख रहे हैं, ये सभी वर्ष दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपना जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, जिसको ड्रेन थ्योरी कहा जाता है, वो थ्योरी इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, 1867 में ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की थी। और ड्रेन थ्योरी कहाँ पे प्रस्तुत की थी? ये प्रस्तुत की थी लंदन में। और लंदन में किस माध्यम से? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। तो 1866 में गठन हुआ था और 1867 में उसी की मीटिंग में इन्होंने ये ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की थी। और जिस पत्र या जिस लेख के माध्यम से प्रस्तुत की थी वो था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। तो
इस लेख के माध्यम से ये थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो 1867 का वर्ष इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। कहाँ प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो लंदन में मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में किस लेख के माध्यम से? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया के माध्यम से। तो ये यहाँ पर 1867 के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेते हैं 1896 का वर्ष। तो 1896 के वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष जो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी, तो इसी वर्ष इस थ्योरी को कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था ड्रेन थ्योरी को। किस अधिवेशन में? 1896 के अधिवेशन में। और 1896 के अधिवेशन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ था। तो वंदे मातरम का गान भी इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ था। और इस अधिवेशन, चूंकि दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही, इसलिए अधिवेशन के अध्यक्ष भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसके रहमतुल्लाह सयानी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। तो 1896 में आपको क्या क्या देखना है कि इसी वर्ष कांग्रेस द्वारा ड्रेन थ्योरी को स्वीकार किया गया। दूसरी चीज, वंदे मातरम का गान किया गया। और वंदे मातरम का गान किसके द्वारा किया गया था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। रहमतुल्लाह सयानी जो है ये कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1896 इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वर्ष 1906 को देख लेते हैं। वर्ष 1906 आप देखते हैं कि जो बंगाल विभाजन होता है, तो बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत जो कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो नरमपंथियों की नीतियां थी, तो उनसे आंदोलन एकदम से गरमपंथियों के हाथ में आ जाता है। तो नरम दल और गरम दल के बीच में विवाद की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में जो नरमपंथी हैं उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि गरमपंथी अपने में से कोई अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और दादा भाई नौरोजी का रिस्पेक्ट नरमपंथी भी करते थे, गरमपंथी भी करते थे। तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो 1906 में ये कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो इस संदर्भ में 1906 का वर्ष भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1901। लेकिन शेष जो भी वर्ष दिए हुए हैं वो सभी वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, कुछ फैक्ट जुड़े हुए हैं जो एज इट इज आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप लोग को ध्यान से देखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को पहचानिए। यहाँ पे असत्य कथन पूछा जा रहा है कि जो कथन दिए गए हैं यहाँ पर 4, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला देख लेते हैं, यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला। ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 1930 में। 12 मार्च से गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं। फिर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। जिस दिन कानून की अवज्ञा की, उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। तो 6 अप्रैल 1930 से 1934 तक के आंदोलन चला, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये गलत है। ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 1 वर्ष के भीतर स्वराज का, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका बी हो जाएगा। आगे भी देख ले रहे हैं। बेब मिलर नामक पत्रकार ने इस आंदोलन का वर्णन किया, बिल्कुल सही है,
कि वेब मिलर नामक पत्रकार ने इस आंदोलन का वर्णन किया। ये अमेरिकी पत्रकार था और यूनाइटेड प्रेस का संवाददाता था, तो यूनाइटेड प्रेस से संबंधित था ये। और इसने जिस स्थान विशेष पर इस आंदोलन का वर्णन किया है वो था धरसाना का, जो कि 31 मई 1930 को धरसाना में जो नमक डिपो था उस पर जब ये आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे और उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, तो वहाँ का जो दृश्य है उस दृश्य का वर्णन करते हुए वेब मिलर लिखता है कि मैंने विश्व में अनेक देशों में आंदोलन देखे हैं, लेकिन धरसाना जैसा दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा कि आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और प्रदर्शनकारी अपने बचाव में अपने हाथ तक नहीं उठा रहे हैं। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। तो ये वर्णन कौन कर रहा है? ये वर्णन कर रहा है वेब मिलर। कहाँ का है? अमेरिका की यूनाइटेड प्रेस से संबंधित है और किस डेट का ये वर्णन कर रहा है? 31 मई को जो धरसाना के नमक डिपो पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उस संदर्भ में ये वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अगला जो पॉइंट है इसमें, कांग्रेस ने यह नारा दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पैर हैं। बिल्कुल ये नारा दिया गया था। आप देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें मुख्य मुद्दा क्या रखा गया था? इसमें मुख्य मुद्दा रखा गया था नमक का। तो यानी कि जो इससे पहले जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, सहयोग आंदोलन, वो था एक धार्मिक आंदोलन। ये क्या है? नमक का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, यानी कि ये गैर धार्मिक आंदोलन हो गया। और गैर धार्मिक हो गया इसका मतलब है कि इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, देश भर के जितने भी समुदाय हैं सभी इसमें शामिल हो सकते थे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी सोशल स्टेटस का हो, सभी व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल हो सकते थे, क्योंकि नमक जो है ये सभी की आवश्यकता है। ये किसी एक वर्ग विशेष की आवश्यकता नहीं थी, ये आम और खास सभी व्यक्तियों की आवश्यकता थी। तो नमक का मुद्दा उठाया था। तो नमक का मुद्दा, नमक जैसी एक मूलभूत आवश्यकता का मुद्दा जब उठाया, तब इसी के साथ में मजदूरों और किसानों को यानी कि आम जनता को कांग्रेस से जोड़ने के लिए नारा दिया गया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पैर हैं। नमक का ही मुद्दा क्यों उठाया, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। एक तो ये मूलभूत आवश्यकता है, साथ ही साथ होता क्या था कि सरकार जो नमक बनाती थी उस पर 1000% से भी अधिक वो टैक्स वसूल करती थी। अब नमक एक प्राकृतिक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, और वो बनाया जा रहा है जिसको तटीय इलाके के लोग स्वयं से बना सकते थे, लेकिन उन्हें बनाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था और सरकार ही नमक बनाती थी और नमक बनाने के बाद उस पर 1000% से भी अधिक टैक्स लगाती थी। तो गांधी जी का कहना था कि नमक पर 1000% से अधिक टैक्स लगाना भूखी और गरीब जनता के साथ में अन्याय है। उसके अलावा क्या करते थे कि जब नमक बनाते थे और अगर नमक बच जाता था तो उस नमक को स्वयं ही ये नष्ट कर देते थे। ऐसा नहीं था कि बच गया तो किसी को सब्सिडाइज दिया, फ्री में बांट दें, ऐसा कुछ नहीं करते थे, बल्कि उसे नष्ट कर देते थे। तो गांधी जी का कहना था कि स्वयं ही उस नमक को नष्ट कर देना ये प्राकृतिक संपदा का दोहन है। तो इस कारण से नमक का मुद्दा उठाया और फिर सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं 6 अप्रैल 1930 को, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब बी है, लेकिन हर जो भी ये ABCD जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सब अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअली पूछे जाते हैं। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है कि ये आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला और 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन में दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन में दिया गया था। किस पत्रकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन किया है? तो वेब मिलर ने किया है। अगर वहां पर यह पूछ लिया जाए कि किस डेट विशेष का, तो आप 31 मई का। साथ ही साथ कौन यहाँ पर नेतृत्व कर रहा था? तो यहाँ पर नेतृत्व कर रही थी सरोजनी नायडू। ये सरोजनी नायडू के नेतृत्व में ही यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और उसी का वर्णन करता है वेब मिलर। तो यहाँ पर ये सभी संदर्भ आपको याद रखने हैं। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने नारा दिया, तो बिल्कुल ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने ये नारा दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पैर है? तो वो भी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो ये 4 प्रश्नों के साथ कम से कम आपके 10 जो 4 पॉइंट हैं, प्रश्न 1 है उस प्रश्न में 4 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं और इन
चारों कथनों से संदर्भित कम से कम 10 प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगर आपने इसको सही से सुना है, सही से समझा है, तो इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रूप में पूछ ले। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है बी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह समाचार पत्र पत्रिका जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई। आप देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, और लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। जैसे ही ये एक्ट आया तो एक पत्रिका ऐसी थी जिसने रातों रात अपनी भाषा अंग्रेजी कर दी, यानी कि जो अगले दिन का अंक प्रकाशित होना था वो अंक जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस हैं, यानी कि देशी भाषा थी, उसमें ना प्रकाशित होकर के वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। तो कौन सा वो समाचार पत्र है, वो है अमृत बाजार। और इसके संपादक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शिशिर कुमार घोष इस पत्र के संपादक थे, और ये पत्र प्रकाशित होता था बांग्ला भाषा में, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया तो ये रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अमृत बाजार। साथ ही साथ संवाद कौमुदी की बात करें तो संवाद कौमुदी जो है ये राजा राममोहन राय का पत्र है, और राजा राममोहन राय ने इसी पत्र के माध्यम से सती प्रथा संबंधित जितने भी अपने विचार रखे थे वो इसी पत्र के माध्यम से रखे थे। सती प्रथा संबंधी जो भी लेख लिखे राजा राममोहन राय ने वो संवाद कौमुदी में लिखे थे। मिरातुल अखबार भी राजा राममोहन राय का ही पत्र है, और ये फारसी भाषा का है। तो ये भी आप देखिए फारसी भाषा है ना, तो फारसी भाषा भी देशी भाषा ही थी, क्योंकि हिंदुओं की मुस्लिम की फारसी भाषा थी, जो कि आप देखते हैं कि मुगलों की जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी थी, और हिंदू मुस्लिम दो बड़ी कम्युनिटीज़ थी इंडिया में। तो ये अब क्या हो गई, ये वर्नाक्यूलर लैंग्वेज ही हो गई। फारसी है, उर्दू है, ये सब वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में ही थी। अब आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं थी, चाहे वो बंगला हो, चाहे उड़िया हो, चाहे गुजराती हो, ये सभी जो भी भाषाएं थी वो सब किसके अंतर्गत आती थी, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती थी। उन पर ये एक्ट लागू होता था। अंग्रेजी क्या थी, विदेशी भाषा थी, तो अंग्रेजी पर ये लागू नहीं होता था। तो जो भी पत्र पत्रिकाएं अंग्रेजी में प्रकाशित होती तो वो प्रकाशित होती रहती थी, क्योंकि अंग्रेज जानते थे उनमें जो भी चीज़ें, जो भी मैटर वो प्रकाशित करते उसको वो समझ सकते थे। अगर वो अपनी वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में प्रकाशित करते तो अंग्रेजों को समझ में ही नहीं आता, और कहीं क्रांति ना हो जाए, कोई विद्रोह ना हो जाए, इस स्थिति से बचने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। और संवाद कौमुदी के बारे में बताया, राजा राममोहन राय की थी। सती प्रथा के संबंध में इसी में विचार दिए गए। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का था। सोम प्रकाश जो पत्रिका है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कार्लाइल सर्कुलर के बारे में। तो ये किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था शिक्षण संस्थाओं से। 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है, और इस आंदोलन में जो छात्र थे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो जो कार्लाइल था ये बंगाल का कार्यकारी गृह सचिव था। तो कार्लाइल एक सर्कुलर विश्वविद्यालयों को भेजता है कि अगर आपके विश्वविद्यालय के छात्र इस आंदोलन में भाग लेंगे तो आपके विश्वविद्यालय को जो अनुदान दिया जा रहा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस सर्कुलर का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था छात्रों को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से दूर रखना, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से छात्रों को दूर रखना इस सर्कुलर का उद्देश्य था। तो ये किससे संबंधित था, शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब तक लाखों लोग भूख और अशिक्षा से पीड़ित हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दोषी मानता हूं जो गरीबों के पैसे से पढ़कर भी
उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। यह कथन किससे संबंधित है? गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तिलक हैं या फिर विवेकानंद? तो ये जो कथन है ये विवेकानंद जी का है। विवेकानंद जी कहते हैं कि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब अगर आप शिक्षित हो गए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं तो और वो भूखे हैं, गरीब हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी वो वंचित हैं, तो कम से कम आप उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर आप शिक्षित हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो रिसोर्सेज इसी देश के हैं, तो आप जो भी रिसोर्सेज यूज कर यहीं के रिसोर्सेज यूज किए हैं आपने, अब आपके पास अधिक है, आपने यूज कर लिया, जिसके पास नहीं है वो उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपने यहीं के रिसोर्सेज यूज करके अपने आप को उच्च शिक्षित व्यक्ति बनाया है और आप लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो लोग अशिक्षित हैं, भूख और गरीबी से पीड़ित हैं, आप उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। तो इसलिए वो यहाँ पे कथन देते हैं कि मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दोषी मानता हूँ कि उनके हिसाब से ये जो भूख और अशिक्षा है इसका कारण सिर्फ यही है कि ये लोग जो स्वयं पढ़ जा रहे हैं वो आगे उसका प्रचार प्रसार नहीं करते और लोगों पे ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए ये उस सभी व्यक्ति को दोषी मानते हैं जो कि गरीबों के पैसे से पढ़ करके और उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये जो कथन है ये विवेकानंद से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, विवेकानंद। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, वह पत्रिका जिसमें बंगाल विभाजन के विरोध में सर्वप्रथम स्वदेशी अपनाने का सुझाव दिया गया। जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके उपरांत स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला, तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि स्वदेशी अपनाने का सुझाव सर्वप्रथम किस पत्रिका में दिया गया। बंगाली है संजीवनी है, अमृत बाजार पत्रिका है, सोम प्रकाश है। तो किस में दिया गया? ये दिया गया था संजीवनी में। और संजीवनी के जो लेखक थे वो थे के मित्र, या इन्हीं को कृष्ण कुमार मित्र, पूरा नाम कृष्ण कुमार मित्र है। तो के मित्र इस पत्रिका के लेखक थे और उन्होंने अपनी संजीवनी पत्रिका में ही स्वदेशी अपनाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। शेष अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष इसके लेखक हैं। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, संजीवनी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पे क्या आयु निर्धारित की गई थी ये पूछा जा रहा है। और शारदा अधिनियम कब आया था, क्योंकि ये डेट भी पूछी जाती है। तो हरविलास शारदा के प्रयासों के द्वारा ये अधिनियम आया था और ये अधिनियम आया था 1930 में। 1930 में आया था। और क्या आयु निर्धारित की गई थी? तो इसमें आयु जो रखी गई थी वो थी 14 वर्ष और 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, 14 वर्ष और 18 वर्ष। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है। भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं। यह कथन किससे संबंधित है? डफरिन है, कर्जन है, मिंटो है या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, डफरिन के समय तो कांग्रेस की स्थापना ही होती है ना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना ही हो रही है, तो वो तो ऐसा नहीं कहेगा। इसी से आप लोग समझ सकते हैं। तो इनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना डफरिन के कार्यकाल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। कर्जन, ये कहने वाले कर्जन ही हैं। कर्जन ही कहते हैं कि कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं। जो कर्जन था वो कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो आंदोलन था उसको लगता था कि जो आंदोलन चल रहा है ये कांग्रेस की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि एक संगठन बन गया। ये संगठन ही पूरे देश के लोगों के अंदर जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना फैला रहा है। तो अगर संगठन चलता रहेगा तो हो सकता है कि आगे चल कर के हमारा जो यहाँ पर शासन करने का इच्छा है, जो शासन हमारा चल रहा है, उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएं और धीरे धीरे हमें शासन छोड़ना पड़े। तो इसी वजह से वो कांग्रेस को चाहता है कि वो कांग्रेस संगठन ही खत्म हो जाए।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये कर्जन का है और ये स्टेटमेंट कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के इस सेशन के, तो यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। और कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा। और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और प्रश्नों के साथ जो व्याख्या की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से कम आपके 30 से 35 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। और वो प्रश्न अगर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा में आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।